नमस्कार दोस्तों, वार्तालाप टीवी के इस विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर एपिसोड में हम आपको एक नई शख्सियत से रूबरू कराते हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियत है वो है डॉक्टर अजय पांडे। डॉक्टर साहब राजनीति की पाठशाला के फाउंडर हैं। तो क्या है ये राजनीति की पाठशाला और कैसा रहा उनका ये सफर, आइए उन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर आपका वार्तालाप टीवी में। तो हमें बताइए सर, क्या है ये राजनीति की पाठशाला और इसका सफर आपके लिए किस तरीके से रहा? सर्वप्रथम तो निरंजन जी, आपको और आपके पूरे टीवी चैनल को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद भगवान सर। से दुआ करता हूँ इस वर्ष जो है आपका चैनल बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुए और अच्छे शख्सियत को भी आप हमारे साथ जुड़ें। राजनीति की पाठशाला का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो भारतीय संविधान के जी प्रति लोगों को जागरूक करना है। और जी उसमें जो आर्टिकल 51A है, जो हमारे जी फंडामेंटल ड्यूटी की तरफ हमें अग्रसर करता है या हमें मेंशन करता है कि हमें जी अगर कुछ अधिकार दिए गए हैं तो कुछ ड्यूटीज भी हैं। तो जो 11 ड्यूटीज हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसके बारे में लोगों को बताना, भारत के संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना और जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे जी हैं जो समाज में चल रहे हैं उसके ऊपर जी लोगों को चर्चा करना, परिचर्चा करना, सेमिनार, वर्कशॉप, इस तरह जी की एक्टिविटी जो है राजनीति की पाठशाला करती है। जी जी सर, जी निरंजन पहली जी। बात ये एक लीक से हट करके सोच है। तो ये एक आइडिया हम कहें, ये किस तरीके से आपके दिमाग में आया, किस तरीके से आपने इसको डेवलप किया और क्या चैलेंजेस इसके लिए रहे? निरंजन जी देखिए, कभी भी देखिए कोई बड़ा काम करना है उसके पीछे बहुत सारी फोर्स काम करती हैं और बहुत सारे लोग जी हैं जो आपको शायद दिखाई भी नहीं देंगे, लेकिन वो बहुत सारी टीम आपकी काम करती है। हमारी संस्था के बिल्कुल जो सर। चेयरमैन है डॉक्टर कमल पाल, उनके नेतृत्व में हम जी लोगों ने इसको शुरू किया और हमारे जी साथ और बड़ी टीम है। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी एडवोकेट रोहित पांडे जी हैं, बार के सेक्रेटरी हैं और संजीव त्यागी जी जी हैं और बहुत तमाम लोग हैं जी जिन लोगों ने इसको शुरुआत की है। अगर मैं नाम लेने लगूँ तो सारा समय शायद नाम लेने में चला जाएगा। हम लोगों ने बड़ा गहन मंथन चिंतन किया और एक चीज जब भी जी सोची, क्योंकि हम लोग सब छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग ऐसी चीज लाएं जो आने वाली पीढ़ी छात्र है उनको कम से कम जी राजनीति करने से पहले कुछ उनको एक बेसिक नॉलेज हो, संविधान की नॉलेज हो, जी कानून की नॉलेज हो। जी और आप जिस जी पद के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो छात्र जी संघ के चुनाव हो, चाहे आप कारपोरेशन का चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे आप जी विधानसभा का लड़ रहे हैं, चाहे आप लोकसभा का लड़ रहे हैं, आपको कम से जी कम मिनिमम नॉलेज होनी चाहिए कि आप जिस चीज के लिए चुने जा रहे हैं, जिस चीज के लिए आप प्रत्याशी हैं, उसका काम क्या है, उसको किस तरह से अपने सदन में एक्ट करना है, क्या-क्या विशेष अधिकार है उसके पास, कौन-कौन से कार्य क्षेत्र हैं, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। हमारे देश की विडंबना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिगैर नॉलेज के भी राजनीति में आ जाते हैं। पहले हमारी तो एक सोच बिल्कुल। है कि राजनीति में कोई क्या बोलते हैं, शैक्षिक योग्यता तो नहीं होती। कई बार आदमी घरेलू परेशानी या घरेलू अभाव की वजह से शिक्षा पूरी नहीं कर पाता, लेकिन उसके अंदर विजन मिशन होता है, उसकी सोच बड़ी जी होती है काम को करने की, लोगों तक पहुंचने की। तो ऐसे लोगों को भी मौका मिले और लोग पॉलिश होके जाएं विधानसभा में, सदन में, नगर निगम में और लोकसभा में। इस सोच के साथ हम लोगों ने इसको किया। और जहां तक चैलेंजेस का बात है, देखिए आप कभी बड़ा काम करेंगे, आपको लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, अरे यार बिल्कुल। ये सब क्या काम कर रहे हो, किनको तुम सिखाओगे, कौन लोग तुमसे सीखेगा, किसको संविधान की पड़ी है। देखिए मैं आपको ये बताऊंगी, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। जब 30 जून 2017 को हमने इसका कार्यक्रम को शुरू किया, राजनीति की पाठशाला को, उस समय हम तमाम लोगों से जब मिलने गए तो लोगों ने कहा, अरे ये क्या है, संविधान की कौन बात करता है, किसको कड़ी है संविधान की, लोग खाने पीने से फुर्सत नहीं है, घूमने फिरने से फुर्सत नहीं है, कमाने खाने से फुर्सत नहीं है, संविधान की बात कौन करेगा। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी पीछे जो एनआरसी और जो पीछे ये हुए, जो अभी क्या बोलते हैं आपका, शाहीन बाग में जो ये अभी हुआ था ना, पीछे शाहीन आंदोलन जब बाग हुआ में जो था, प्रदर्शन रहा है, शाहीन जी बाग जी का जी जी आंदोलन जी। था, जिसमें आप लोगों ने बहुत नारे लगाए, संविधान बचाइए और संविधान खतरे में है, इस तरह। जी उस समय लोगों को समझ में आया कि जी हम लोग जो उस समय बातें करते थे वो आज बातें जरूरी हैं। आज वही लोग जो बिल्कुल। इस बात को क्रिटिसाइज करते थे कि अरे कौन संविधान में पढ़ाई करेगा, कौन संविधान को जानेगा, आज वही जी लोग एप्रिशिएट जी करते हैं कि नहीं, हाँ आपने एक अच्छी शुरुआत की है। तो निरंजन जी, इस तरह से चैलेंजेस भी है और चैलेंजेस तो समय पे आते ही रहते हैं, जीवन का एक पार्ट है चैलेंजेस। जी सर। जी डॉक्टर साहब, एक बात ये भी है, आज सोशल मीडिया का टाइम है, यूथ पहले से ज्यादा थोड़ा सा शिक्षित भी है, अवेयर भी है, वो बहुत सी अधिकारों के बारे में पढ़ रहा भी है, जान रहा भी है, संविधान के बारे में भी है। तो आपको क्या लगता है कि उससे शिक्षित युवा आपके साथ जुड़ रहे हैं, या फिर वो ये सोच करके कि हमें तो बहुत पहले से पता है, आप हमारे लिए क्या नया कर देंगे? तो ये इसमें क्या आपको डिफरेंस लगता है? देखिए निरंजन जी, आज
जितनी भी नॉलेज आपकी आज की युवा पीढ़ी के पास है वो सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से। आजकल युवाओं के पास बिल्कुल। इतना समय नहीं है कि वो किताबें पढ़ें, वो महान क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ें, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की किताबें पढ़ें, वो जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन था उसको पढ़ें, अटल बिहारी वाजपेयी का जो देश में आंदोलन है उसको पढ़ें, या जो राजीव जी ने एक बहुत बड़ी क्रांति जिसके माध्यम से आज हम आप बात कर पा रहे हैं चैनल पे, राजीव जी का कितना कंप्यूटर, बड़ा योगदान है बिल्कुल बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक जो क्रांति बिल्कुल। रेवोल्यूशन इंडिया में किया जी वो जी। सब उन लोगों के पास पढ़ने का समय नहीं है। व्हाट्सएप पे जो यूनिवर्सिटी के हम्म माध्यम से जो उनको नॉलेज मिलती है, मैं उसका बहुत खिलाफ हूँ उस चीज़ का। बहुत ही फेक हम्म। नॉलेज फैलाई जाती है, ऐसी-ऐसी बातें बताई हम्म जाती हैं जिसका कोई वर्तमान से और भूत से और भविष्य से कोई लेना-देना नहीं है। जो शरारती तत्व हैं, हम्म वो आप किसी की महिमा मंडल के लिए कह लीजिए या किसी की छवि खराब करने के लिए ऐसे-ऐसे मैसेजेस भेजते हैं, जिससे कहीं न कहीं उसकी छवि खराब होती है। तो मैं जो हम्म हमारी युवा पीढ़ी है, जो सिंसियर युवा पीढ़ी है, और मैं तो मानता हूँ कि हम्म युवा पीढ़ी सिंसियर ही होती है। आप देखिए कि जिस तरह से वो हम्म। चाक पे वो मिट्टी से वो क्या बोलते हैं वो बनाने वाला बर्तन दिया बनाने वाला जो बनाना। बनाता है, जी जी जैसे जी। युवा पीढ़ी कुम्हार। मिट्टी की तरह है। हाँ, च जी। कुम्हार है, उसी प्रकार एक युवा पीढ़ी भी है, आप जिस तरह से उसको ढाल देंगे, जिस तरह से उसको तराशेंगे, उस तरह से वो हम्म निकल जाएगा। तो युवा हैं, ऐसे बहुत सारे युवा हैं, हम्म जो ये भी कहते हैं कि अरे, हमें हम्म सब कुछ पता है, आप हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन बहुत सिंसियर लोग भी हैं। हम्म हमारी राजनीति की पाठशाला में युवाओं की हम्म बहुत बड़ी टीम है और मुझे इस बात की खुशी होती है कि उनका संविधान के प्रति उनकी निष्ठा देखता हूँ, संविधान के प्रति उनकी आस्था देखता हूँ, लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था देखता हूँ और वो जानना चाहते हैं। वो भविष्य के जानने से पहले कि हमारा भविष्य क्या होगा, उससे पहले अपना पास्ट को भी जानना चाहते हैं। वर्तमान में क्या चल रहा है, उसको भी जानना जी। चाहते हैं। ऐसा नहीं है, युवा है, जागरूक भी है और अगर आप उसको समय-समय पर उनको अगर आप गाइड तराशेंगे। करेंगे, तो वो अच्छी दिशा में काम भी कर हम्म। सकता है। जी। जी। सर, एक बात और है। आज हम ये देख रहे हैं कि युवा शिक्षित हो रहा है, युवा अपने कर्तव्य को, युवा अपने अधिकारों को समझ रहा है। सारी चीजें हैं, राजनीतिक पार्टियों को भी वो अपने हित को देखते हुए चुनाव में वोट करता है। लेकिन कई बार हमने ये देखा है, जैसे भी मान लीजिए बिहार चुनाव की बात करें, वहां पे जाकर के क्या एक लहर काम कर जाती है, या फिर हम ये माने कि उनके मूड को भांपना मुश्किल हो जाता है, या वो भ्रमित हो जाते हैं। ये चीज हम किस तरीके से इसको बदल सकते हैं, और आपका जो प्लेटफॉर्म है ये इसमें किस तरीके से कारगर हो सकता है? क्योंकि हमारा संविधान जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा है, लेकिन फिर जनता गौण हो जाती है। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही निरंजन जी। अभी जो लोकसभा का सॉरी विधानसभा का चुनाव हुआ बिहार में, उससे पहले हम लोगों की मुहिम चलाई। मैं खासतौर पे खुद मैं बिहार में गया, कई जिलों में गया। जी हमने जो एक नारा दिया कि आप जी। जाति-पाति धर्म पे नहीं, आदमी कर्म पे वोट डालिए। जो उसकी एबिलिटीज़ हैं, जो जी। उसने काम किया है, जो उसके काम के प्रति निष्ठा है, उसके ऊपर वोट डालें। हम्म लेकिन इस देश की विडंबना है कि हम लोग कहीं न कहीं जाति और धर्म के नाम पर बिक जाते हैं या उस तरह के वोट डालते हैं। कहीं न कहीं ये हम्म लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। उसके अलावा जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए भी बड़ा खतरनाक है। तो ये बहुत ज़रूरी है हम्म और हमारी भी एक नैतिक ज़िम्मेदारी है, आप लोगों की भी नैतिक ज़िम्मेदारी है, हम्म कि हम इस तरह की चीज़ों को हम्म भ्रम को समाज से हटाएँ। जाति-पाति धर्म कुछ नहीं है। हम्म सबसे पहले लोकतंत्र है, हम्म सबसे पहले देश है। आप देखिए कि हम लोग वोट डालने के लिए तो धर्म और संप्रदाय की बात करते हैं, लेकिन जब डॉक्टर से इलाज कराने जाते हैं या किसी भी तरह की ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, तो ये कभी नहीं देखते कि कौन से धर्म का, कौन सी संप्रदाय का, कौन से बिरादरी का ये डॉक्टर है, हम इलाज कराते हैं। क्योंकि हमें उस समय इमीडिएटली बिल्कुल हेल्थ वो चाहिए, फ़ायदा चाहिए। तो वहाँ फ़ायदा देखते हैं तो वहाँ नहीं बिल्कुल। करते। लेकिन जहाँ लोकतंत्र की बात है, हम्म जहाँ वोट डालने की बात है, हम इस तरह की बातें सोचते हैं। हमारी युवा हम्म पीढ़ी को मिलके एक इस तरह का एक आंदोलन छेड़ना चाहिए, जिसपे हम इस जाति-पाति धर्म से ऊपर उठें, आदमी कर्म पे वोट डालें हम्म और इस तरह की चीज़ें ना करें हम्म जिससे समाज में एक तरह की कुरीतियाँ पैदा हों। आप देखिए कि आप जब हमारे जो बिहार और उत्तर प्रदेश के जो मज़दूर हैं, जो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, किस तरह से उनको उनको यातनाओं का झेलनी पड़ती है, किस तरह से बिल्कुल उनको जलील बिल्कुल। किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि आपके आपके तो राज्य में डेवलपमेंट है नहीं, क्योंकि आप जाति धर्म और उससे बाहर हम्म निकल नहीं पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको हम्म अब शिक्षा के लिए भी, आपको रोज़गार के लिए भी दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा है। वो लोग हमारा मज़ाक उड़ाते हैं, "अरे! क्या तुम्हारे कैसे राज्य में तुम लोग जात-पात के ऊपर नाम पर देते हो? तुम लोग बहुत पिछड़े हो।" कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल में खास तौर पे कि युवाओं को ये सबसे बड़ा नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वो लोग जाएँ, लोगों को समझाएँ कि आप जात-पात, धर्म पे ना आप जाएँ, क्षेत्र के विकास पे काम करें, राज्य के विकास पे काम करें और ऐसे व्यक्ति को वोट दें, जो आपके लिए लड़ाई लोकसभा में लड़े, विधानसभा में लड़े, हम्म निगम में लड़े, जिससे कि समाज में तरक्की हो। हम्म। जी, रंजन जी। सर, आप स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के संस्थापक हैं और राजनीति को भी आप बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं आज,
वो सही दिशा में कार्य कर रही है, या उनके खुद के कुछ स्वार्थ ऐसे हो जाते हैं कि वो उसको भुनाने में लगी रहती है? देखिए जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों का मकसद है, मैं देखता हूँ कि हर राजनीतिक पार्टी का जो मेन मकसद है वो राजनीतिक सत्ता हासिल करना है। ठीक है? किसी तरह सत्ता पे काबिज होना है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। उनका एक ही टारगेट है कि बस हमें कुर्सी पे बैठना है। हर अच्छे बुरे लोग हर पार्टी में हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पार्टी में बुरे ही लोग हैं, सारी पार्टी में अच्छे लोग हैं, अच्छे बुरे लोग। लेकिन जो आइडियोलॉजी है, सबसे पहले जो पार्टी की आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। राजनीतिक पार्टी में मैंने ऐसे-ऐसे बहुत नेता देखे हैं, जिन लोगों ने दशा और दिशा लोगों को दिखाई। ऐसे बहुत सारे लोगों को जीवन में मौका दिया, जो आज बड़े-बड़े पदों पे बड़े-बड़े नेता बने हुए हैं। उन लोगों को मौका दिया, उनको राजनीति में आने का मौका दिया, सभी पार्टियों में। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी भ्रमित करती है। हम्म। ठीक है, अच्छाइयाँ, बुराई हैं, अगर वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस आइडियोलॉजी को फॉलो करना है और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे समाज में किसी प्रकार की गिरावट हो या राष्ट्र किसी प्रकार शर्मिंदा हो आपके काम से। तो राजनीतिक पार्टी ठीक है, हर पार्टी में अपना-अपना विचार है, आपको देखना है कि आपको क्या लेना है। बाज़ार में तो सब कुछ मिलता है, अच्छी चीज़ भी मिलती है, बुरी भी चीज़ मिलती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अच्छी चीज़ घर पे लेके जाना है या बुरी चीज़ लेके जाना है। जी, निरंजन जी। सर, एक मैं ये अभी पढ़ रहा था आप ही के बारे में, आपने ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट कमेटी है इसके प्रेसिडेंट रह करके देश की सेवा की। ये अनुभव कैसा था? मतलब ये अब राजनीति से हट करके एक अलग सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण ऐसी कोई घटना जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट है, उसके संस्थापक मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी हैं, जो पंजाब के जी, अमृतसर से ताल्लुक रखते हैं। और जिस समय बिल्कुल। खालिस्तान का नारा लग रहा था पंजाब में, जिस तरह से पंजाब में आतंकवाद एकदम चरम हम्म। सीमा पे था, उस समय से उन्होंने अपने तिरंगा झंडा हाथ में लेके वो हम्म। अपने घर से निकले और उन्होंने प्रण लिया कि इस समाज हम्म। से आतंकवाद, अपने राज्य से आतंकवाद खत्म करना है। वो थे केपीएस गिल साहब थे, बेअंत सिंह साहब थे। इन लोगों ने एक इतनी हम्म। मुहिम चलाई और मतलब आप सोचिए कि हम्म। फ़िरकापरस्ती की बातें करने वाले लोगों को साइड में रख के, वो सिख ही सिख के खिलाफ हम्म। खड़ा हुआ। तभी जाके आतंकवाद खत्म हुआ, हम्म। आपने देखा पंजाब में। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी ने जी। स्थापना की ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट। वो बड़े क्रांतिकारी आदमी हैं। हम्म। मैं कहता हूँ कि ऐसा आदमी सदियों में पैदा होता है। उन्होंने उनके साथ बिल्कुल। काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इसके लिए अपने आप को हम्म। बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में और ऐसे शिक्षक के नीचे काम कर चुका हूँ, ऐसे कि जिससे आज मैं इतना बड़ा संगठन चला पा रहा हूँ। मैंने जी। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी के साथ रह के एक चीज़ बहुत देखी। मैं जी। उससे पहले भगत सिंह के बारे में और अब आप समझिए ऊधम सिंह जी के बारे में, इन लोगों के बारे में, इतने क्रांतिकारी के बारे में जानता नहीं था। हम लोग सिंपल थे, अपना सिंपल ज़िंदगी जीते थे। जब उनके संपर्क में आया तो मैंने देखा कि किस तरह से उनका एक जज़्बा है हम्म। क्रांतिकारियों के प्रति उनका कितना जज़्बा है देश के हम्म। प्रति। और आप बिलीव नहीं हम्म। करेंगे, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आज तक मैं ये मानता हूँ कि विश्व में अगर सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत अगर किसी पे हमला हुआ है, आतंकवादी हमला, वो मनिंदरजीत सिंह बिट्टा साहब के ऊपर हुआ है। बिल्कुल, और वही बिल्कुल। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जिनको एकमात्र हिंदुस्तान में जिंदा शहीद का सम्मान भी मिला। उनके साथ का जो मेरा अनुभव है हम्म। मैं आपको बताऊँ, मैं कभी-कभी मेरा बहुत अनुभव ये रहा, मैं जब भी आतंकवादी के माध्यम से के द्वारा आप समझिए बॉर्डर पर अगर शहीद हो जाते थे शहीद सैनिक, होएगा। हाँ, और या वो कहीं न कहीं बम ब्लास्ट हो जाता है, तो मैं देखता था कि वो बड़े उदास रहते थे, बड़े परेशान रहते थे। मैंने कई बार उनकी आँखों में नमी भी देखी और मैंने बहुत अक्सर महसूस किया कि वो इतने परेशान दुखी होते थे कि वो उस दिन रात को खाना भी नहीं खाते थे। तो मैंने देखा कि हम्म। व्यक्ति के अंदर कितना एक सोच कितनी बड़ी हो सकती है, जिस आदमी को कोई राजनीतिक सत्ता नहीं हासिल करनी है, कोई मंत्री नहीं बनना है। हालाँकि बेअंत सिंह साहब की सरकार में पंजाब में वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और बहुत अनुभव भी रहा हम्म। उनका। तो मुझे उनके साथ काम हम्म। करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उसके लिए अपने भगवान का और अपने परिवार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, कि मेरे को उनके जैसे आदमी के साथ काम करने का मौका मिला। जी सर। सर, एक जब हम बात कर रहे हैं आतंकवाद की, आज आतंकवाद बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश के लिए स्पेशली, और जब आतंकवाद की बात होती है तो कश्मीर का नाम भी उससे जुड़ता है। क्या लगता है कि कश्मीर में क्या आतंकवादी संगठन इतने सक्रिय हैं? क्या सरकार की स्थिति या सरकार की मनोस्थिति उस पर कितनी कारगर साबित हो सकती है, और आपको क्या लगता है इसको किस तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं कि आतंकवाद मुक्त हमारा देश हो? देखिए निरंजन जी, मैंने अभी आपसे पहले भी बताया कि पंजाब में भी किसी ज़माने में बहुत आतंकवाद था। आदमी घर से निकलने में भी डरता था। सवेरे 4 बजे भी किसी के घर पे बम ब्लास्ट, कभी किसी के ऊपर। लेकिन उस समय जितने भी सिख भाई थे, वो सबने यूनाइट होके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक एक मुहिम चलाई कि हमें आतंकवाद खत्म करना है, और आज आपके सामने आतंकवाद खत्म हो चुका है। इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि हम लोग उसी उसी दशक के लोग हैं। हमने अपने सामने पंजाब को जलते हुए भी देखा और आज अमन शांति है। ऐसा काम कश्मीर में भी हो सकता है।
कश्मीर का जो युवा जी भटक गया है, आप देखिए वहाँ गरीबी है, गरीबी के नाम पर कि भाई उसके माँ-बाप के पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, इसलिए उनको इन्फ्लुएंस में ले आते हैं आतंकवादी, उनको पैसा दे देते हैं, जिहाद इसके नाम पर और इस तरह के नाम पर वो भटका देते हैं। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक तो सबसे बड़ा धन्यवाद मलिक साहब का, जो कि इससे पहले गवर्नर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने किस तरह से जी आतंकवाद को कंट्रोल किया है और किस तरह से लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। अभी जिस तरह से धारा 370 हटने के बाद उसके बाद अभी गवर्नर हमारे उत्तर प्रदेश के जो गाजीपुर से हैं अपने सिन्हा साहब, ठीक है? उन्होंने भी बहुत अच्छे से सँभाला है इस चीज़ को। तो मैं देख रहा हूँ कि भारत सरकार का बहुत बड़ा फ़ोकस है कि वो कहीं न कहीं आतंकवाद को ख़त्म करें और जो आतंकवादियों को मुख्य धारा में लाएँ और उनको समझाएँ कि आप किसके खिलाफ। वहाँ रोज़गार की बहुत कमी है। वहाँ बड़ी-बड़ी जी फैक्ट्रीज़ नहीं है, वहाँ कॉल सेंटर्स नहीं है और रोज़गार के माध्यम नहीं। आतंकवाद ने इतना ज़्यादा उस प्रदेश को गंदा कर दिया है, उतना ज़्यादा उसको दूषित कर दिया है, कि मुझे लगता है शायद बड़ी कंपनियाँ वहाँ जाने से डरती हैं। तो कहीं न कहीं बड़ी कंपनीज़, हम्म जो बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, सरकारें अगर इनिशिएटिव लें और वहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगाएँ या अगर इंडस्ट्री का माध्यम बने, लोगों को रोज़गार मिले, टूरिज़्म बढ़े, तो मुझे लगता है कि आतंकवाद बहुत बड़े लेवल पर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक ये आतंकवाद से जुड़ी बात हुई, आपके राजनीतिक सफर की हमने बात करी, आप एक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के फाउंडर भी हैं, आप पे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां इस चीज को लेते हुए आप महसूस करते होंगे, क्योंकि जब आप किसी यूथ को गाइड कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है उसको लेकर के। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस नजरिए से मुझे ये बताएं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें किस तरीके का बदलाव होना चाहिए, और आज का यूथ जो जुड़ना चाहता है किसी भी राजनीतिक पार्टी से, या वो चाहता है कि मैं अपने देश की सेवा में प्रथम रहूं, तो उसे किस किस तरीके की क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो निरंजन जी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, चाहे वो आज़ादी से पूर्व की राजनीतिक पार्टियाँ हैं या आज़ादी के बाद की राजनीति, उनका सबसे बड़ी नैतिक ज़िम्मेदारी है कि जो फ्रीडम मूवमेंट रहा है, जो इस अंग्रेज़ों के हाथ से किस तरह से हम लोगों ने हमारे शहीदों ने शहादत दी और देश को आज़ाद कराया, वो लोगों को बताएँ। जो उनके साथ मेंबर्स बनते हैं, जो उनकी राजनीतिक जी पार्टी को जॉइन करते हैं युवा, उनको वो मूवमेंट बताएँ, जो स्ट्रगल ऑफ जी फ्रीडम था, उसके बारे में लोगों को बताएँ, जी किस तरह से सन 1857 में मंगल पांडे जी ने उसके खिलाफ हम्म एक आंदोलन छेड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद बहुत सारे लोग क्रांतिकारी हम्म भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, मैं नाम ले लूँगा तो बहुत बड़ी वो है, सुभाष बिल्कुल चंद्र बोस बिल्कुल और इस तरह के बिल्कुल लोग हैं। इस सबसे पहले तो हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी जितनी भी राजनीतिक पार्टी की, वो पहले तो एक हम्म अच्छा सा एक वर्कशॉप लें और उनको बताएँ कि ये इन लोगों ने शहादत दी। एक आदमी ने 18 साल की उम्र में शहादत दी। मेरे को अभी तक जहाँ तक बिल्कुल याद है कि 16 साल की उम्र में को आज़ाद कराने के लिए। तो आप देखिए कि जो उम्र आदमी की खेलने की होती है, घूमने-फिरने की होती है, फ़िल्म देखने की होती है, अच्छे कपड़े पहनने की जी होती है, अच्छा दिखने की होती है, उस उम्र में अगर कोई आदमी शहादत दे रहा है देश के लिए, तो कितना बड़ा काम है। वो आप बताइए आने वाली पीढ़ी को। आप नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की, विश्व की सारी शक्तियों को एक करने का काम किया। ये सब सारी राजनीतिक हम्म पार्टी की ज़िम्मेदारी है। ये सब चीज़ें फ्रीडम को बताएँ। उसके बाद जो मेन बात है सर, कि आज हमें आज़ादी हम्म तो मिल गई। हम भी आप और आज़ाद हैं, हमारा भी कोई योगदान नहीं रहा देश का। लेकिन हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम राजनीति जो हमारा ये स्वतंत्रता है, इसकी रक्षा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। जो जी हमें फ्रीडम मिली है, की रक्षा करना। ऐसा कोई काम नहीं करना, जिससे जो क्रांतिकारी हैं, उनको ठेस पहुँचे। उनको लगे कि यार जी हमारी क्रांति बेकार हो गई। हमने अंग्रेज़ों से छीन के हम्म जो देश को दिया दूसरे लोगों को, उन लोगों ने उसका मिसयूज़ किया। इस तरह की बातें नहीं जी होनी चाहिए। तो मैं जी आपके चैनल के माध्यम से सार्वजनिक राजनीतिक पार्टी से एक अनुरोध भी करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ और उनको एक जी सुझाव भी देना चाहता हूँ कि आप इस तरह की जी सिलेबस, इस तरह की चीज़ें अपने पार्टी में रखें, अपने ट्रेनिंग सेशन में रखें, जिससे आने वाली पीढ़ी को हमारे देश का स्ट्रगल मालूम पड़े। जी, निरंजन जी। जी सर, इतने अच्छे विचार अगर एक राजनीति करने वाले हर युवा से अगर पनपते हुए आएंगे तो शायद वो उन शहादतों को याद करते हुए उस बलिदान की कीमत समझ करके आगे जो राजनीति का करियर जो अपना शुरुआत करेगा उसमें वो देश के भविष्य के लिए, देश की सुख समृद्धि के बारे में सोचेगा। लेकिन फिर भी ये जो जात पात है और ये जो धर्म के आडंबर और ये सब राजनीति मुद्दे बन जाते हैं, तो क्या लगता है कि आज के युवा इनसे कब तक उभर पाएंगे, जब तक आप अभी काम कर रहे हैं, ये यूथ कब तक उस लेवल पर डेवलप हो पाएगा? देखिए निरंजन जी, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा बॉस। अगर हम जी सोचे कि मैं एक पड़ोसी को बदलने जाऊँगा, उसको ज्ञान दूँगा कि यार ये जात-पात धर्म सब छोड़ दे, संप्रदाय छोड़ दे, तो वो छोड़ने वाला है। हम्म सबसे पहले आप जी इनिशिएटिव लीजिए।
आज मैं हूँ, जी, हमारे बहुत सारे दोस्त मुस्लिम हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त अलग-अलग धर्मों के हैं। हमने तो कभी आज तक बिल्कुल। नहीं बात खाना-पीना, घूमना-फिरना सब साथ में, इस तरह की बात देखिए जी, राजनीतिक जो करने वाले लोग हैं, जो गंदी राजनीति करने वाले हैं, वो इस जी, तरह चीज़ों का हथियार का इस्तेमाल करते हैं। मैं मानता हूँ कि जो कमज़ोर लोग हैं, जो अपने जी, जो अपने कैलिबर पे किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, जो अपने टैलेंट जी। में किसी को अपने साथ जोड़ नहीं वो इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। तो युवा हुँ, पीढ़ी हुँ। को चाहिए कि सब चीज़ें भूल जाएँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं है सर ये। ये सब कहने की बातें, बिल्कुल। राजनीतिक बातें। हिंदुस्तान में हुँ, घूमते हुँ। हैं, मैं भी हुँ, हम भी हुँ। जहाँ गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, उस गाँव में मैंने हुँ, देखा सब हुँ। धर्म और सभी संप्रदाय के लोग आपस में मिल-जुल के रहते हैं। शादियों हुँ, में हुँ। जितने भी परंपराएँ होती है, वो सारी परंपराएँ करते हैं। मैंने ऐसे बहुत बिल्कुल। मुस्लिम परिवारों को जानता हूँ, जिनके घर में हुँ, गायत्री हुँ। मंत्र का पाठ होता है सवेरे, उनके घर में बिल्कुल। हवन होता है। ऐसी बात जी। ही नहीं है, एग्ज़ाम्पल है। हम लोग क्या करते हैं सर हुँ, देखिए निरंजन जी, हम लोग हुँ। सिर्फ नेगेटिव एग्ज़ाम्पल लोगों को पेश करते हैं। आप पॉज़िटिव बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल दीजिए लोग आप अशफ़ाक़ उल्लाह खान का एग्ज़ाम्पल दीजिए, आप अब्दुल हमीद का जी, एग्ज़ाम्पल दीजिए। आपको जी। मुसलमान को देना है तो आप आतंकवादी का ही किसी आतंकवादी ही मुस्लिम आतंकवादी का एग्ज़ाम्पल देते हैं, तो ऐसा ये गलत है। जी, और ये लोग वो लोग हैं जो कुछ भी तो हो सकते हैं लेकिन देशभक्त नहीं हो सकते। वो कुछ भी हो सकते हैं, जी, देश को जोड़ने की बात वो सब देश को जी, तोड़ने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों को तो समाज में उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। जी। सर, ये बहुत सराहनीय कार्य है आपका कि हर चीज़ के लिए एक शिक्षा की ज़रूरत होती है। चाहे वो खाना बनाना है, मान लीजिए उसमें भी एक शिक्षित उसको ये तो पता होना चाहिए खाना कैसे बनता है। वैसे ही आपका ये सराहनीय कार्य है कि आप राजनीति में आने वाले को चाहे उसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन उसका कुछ भी है, लेकिन आप उसको कोशिश कर रहे हैं राजनीति में आने में शिक्षा की कि भैया आपको ये शिक्षित इतना तो होना ज़रूरी है कि आप अपने कर्तव्य, अधिकार ये सब समझें। तो सर, जी, जी, जी। मैं आपके माध्यम से हमारे वार्तालाप टीवी के जो युवा दर्शक हैं, जो राजनीति में चाहते हैं आना, राजनीति करना चाहते हैं, देश के लिए सोचते हैं, उनके लिए एक मैसेज चाहूँगा। देखिए, मैं तो आपके इस वार्तालाप चैनल के माध्यम से एक मैसेज युवा पीढ़ी को देना चाहता हूँ कि जी, कृपया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहें। और जो भी बिल्कुल, आपके व्हाट्सएप पे आता है, पहले आप ये देखिए कि वो सही ऑथेंटिक है या नहीं है। जो बात वेरीफ़ाई कह रहा करें। है वो सही फॉरवर्ड करने से पहले ये सोचिए। दूसरी बात ये देखिए जी, कि आप इतने समझ हैं, आपको ये पता है कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे कैसे रहना है, जी, तो आपको ये भी समझ में होना चाहिए कि मुझे किस राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ना है, किस राजनीतिक जी, पार्टी की आइडियोलॉजी को फ़ॉलो करना है, क्या ऐसा जी, काम करना है जो समाज के लिए गलत ना हो। आप जी, देखिए जो लोग विरोध के नाम पे जो सरकारी संपत्ति को नुकसान करते हैं, मैं उसका बहुत विरोधी हूँ। आप बिल्कुल, जिस चीज़ का टैक्स को तोड़ रहे हैं, आपने जी, जो टैक्स नहीं दिया उसका सामान का नुकसान कर रहे हैं। तो आप जब हुँ, हुँ, विरोध करें तो अपने दायरे में करें। हमारा राजनीति की जी, पाठशाला क्या मकसद है? आप लोकतंत्र बिल्कुल, में आपको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन दायरे में कीजिए। आप आर्टिकल्स का बिल्कुल, वो फ़ॉलो कीजिए, सरकारी हुँ, संपत्ति का हुँ, हुँ, नुकसान मत कीजिए, ऐसी कोई टीका-टिप्पणी हुँ, नहीं हुँ, करिए, जो कहीं न कहीं हुँ, हुँ, नुकसानदायक हो। आप हुँ, ऐसे हुँ, जाति-सूचक शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप आगे आइए राजनीति में, राजनीतिक लोगों को बुरा कहना बंद कीजिए, राजनीतिक लोग राजनीति को गंदा कहना बंद कीजिए। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं देश में, जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज जी, तक जितने भी रहे, चौधरी चरण सिंह साहब रहे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जी रहे। आज भी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री ने देखिए किस तरह विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। उससे पहले राजीव जी, इंदिरा जी, जी, बहुत बड़े लोग हैं। जी, मैं अभी भी आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि जब हम छोटे हुँ, थे हुँ, और हुँ, हुँ, जब किसी पान की दुकान पे या चाय की दुकान पे जब बहुत भीड़ लगी होती थी, तो हम ये सोच जी, जाते थे कि आज अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। तो उनका कितना बड़ा जी, योगदान था। इस तरह के लोग अपने मन में प्रेरणा बना के चलें, जी, जी, उनके प्रति अपने मन में आस्था रखें और उनको अपना प्रेरणा बना के, अपना आइडियल बना के राजनीति में आएँ और देश की सेवा करें जी। और अपने समाज की भी सेवा करें। बिल्कुल जी, सर। निरंजन जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। आपकी ये अनूठी पहल वास्तव में बहुत सराहनीय है और हम तो उम्मीद करते हैं कि ये नववर्ष में बहुत से जो युवा हैं, जो शिक्षित होना चाहते हैं, वास्तव में इस लोकतंत्र को लेकर के इस देश के प्रति ज़िम्मेदारी को समझकर शिक्षित होना चाहते हैं, वो आपसे जुड़ें। और बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। मैं आपका निरंजन जी और आपके वर्तमान चैनल का भी पूरा वार्तालाप चैनल का भी पूरा-पूरा धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में भी आप इस तरह से बहुत ईमानदारी के साथ और अच्छाई के साथ काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.